नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों आज का वीडियो मैं एक्सचेंज रेट के ऊपर बनाने वाला हूं। एक्सचेंज रेट के ऊपर मेरे बहुत से व्यूअर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो ये पहला वीडियो मैं आपके डिमांड पे बना रहा हूं, बाकी तो अपने मन से बनाता रहा। आइए मैं आपको एक्सचेंज रेट रिलेटेड कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। इस वीडियो में बात करूंगा कि एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक्सचेंज रेट के प्रकार क्या है, फिर मैं बताऊंगा रूपी का एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन क्या होता है और इंडिया में कौन सा एक्सचेंज रेट एडॉप्ट किया जाता है, आरबीआई का इसमें क्या रोल है और अंत में एक हिस्टोरिकल रिव्यू में बताऊंगा कि किस तरह के एक्सचेंज रेट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे तन्मयता से, पूरे लगन से, पूरे मन लगा के पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए अगर आपको एक्सचेंज रेट सीखना है। अगर दिग्विजय इकोनॉमिका को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। आइए दोस्तों सीखते हैं एक्सचेंज रेट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं विनिमय दर। सबसे पहले जब मैं एक्सचेंज रेट की बात करता हूं तो आपके मन में एक सवाल आता है कि ये फॉरेन एक्सचेंज है क्या। तब तो हम फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करेंगे, विदेशी विनिमय दर की बात करेंगे। बेसिकली एक्सचेंज रेट को जो पूरा शब्द हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर। तो पहला तो प्रश्न यही आप पूछ सकते हैं आप मुझसे कि सर ये फॉरेन एक्सचेंज क्या है, फॉरेन एक्सचेंज क्या है। तब तो हम उसकी रेट की बात करेंगे। देखिए हम किसी भी ऐसे करेंसी को जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की किसी इकोनॉमी की हो उसे हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज में अधिकांशतः देखा जाता है कि इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी के रूप में इसका प्रयोग ज्यादा होता है। बट किसी भी देश की करेंसी को आपके होम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, होम कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आप फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। लेकिन मैंने कहा कि जो ज्यादा शब्द यूज होता है वो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी के रूप में होता है। इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी का मतलब ये है कि ऐसे करेंसी जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। आप रुपया लेके भारत में काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आप भारत के बाहर जाते हैं तो आपको डॉलर चाहिए, पाउंड चाहिए, येन चाहिए, युआन चाहिए। तो दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हो गया ऐसा एक्सचेंज, ऐसा जो है मनी जो एक तरीके से इंटरनेशनल एक्सेप्टेड हो। यहां पे फॉरेन एक्सचेंज रेट शब्द यूज हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है कि एक फॉरेन एक्सचेंज की कीमत हमारे होम करेंसी के रूप में कितनी है। मतलब क्या है, यूनिट प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एक यूनिट की कीमत हमारे डोमेस्टिक करेंसी के रूप में क्या है, यह है विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि $1 इक्वल टू 76 रुपीज, इसका मतलब $1 की जो प्राइस है हमारे होम करेंसी में वो 76 रुपीज है। इसका मतलब अगर मैं 76 रुपया दूं तो $1 मुझे मिल जाएंगे, मैं खरीद लूंगा। तो अ यूनिट प्राइस, एक यूनिट की प्राइस इन टर्म्स ऑफ होम करेंसी इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। एक विदेशी विनिमय की कीमत हमारे घरेलू करेंसी के रूप में कितनी है, ये विनिमय दर होती है, या फिर वो दर होता है जिस पे डोमेस्टिक करेंसी को इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी में आप जो है विनिमय कर सके। एट द रेट एट विच करेंसीज आर एक्सचेंज्ड, वो दर है जिसपे करेंसियां एक दूसरे से एक्सचेंज होती है। तो बहुत सिंपली आप समझ गए कि अगर मैं $1 बराबर 76 रुपए कहता हूं तो ये डॉलर और रुपए के बीच एक्सचेंज रेट है। अगर मैं कहूं कि €1 इक्वल टू 72 रुपीज तो ये यूरो और रुपए के बीच एक्सचेंज रेट है। अगर मैं कहूं 1 पाउंड इक्वल टू 81 रुपीज तो ये पाउंड और रुपए के बीच एक्सचेंज रेट है। मतलब 1 पाउंड की कीमत घरेलू करेंसी में कितनी है, 1 यूरो की कीमत घरेलू करेंसी में कितनी है, या फिर $1 की कीमत घरेलू करेंसी में कितनी है। तो दोस्तों विदेशी विनिमय दर का मतलब क्या हो गया कि एक विदेशी करेंसी की कीमत हमारे होम इकोनॉमिक करेंसी की तुलना में कितनी है, यह है विदेशी विनिमय दर। अब ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है, विदेशी विनिमय दर होता है दोस्तों, ये 2 तरह का होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़े कंसंट्रेशन से भगवान ने जो आपको क्षमताएं दी है पूरे क्षमता को लगा के देखिए। ये जो विदेशी विनिमय दर है, एक्सचेंज रेट है, ये एक्सचेंज रेट बेसिकली 2 तरह का होता है। एक को हम कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, इसको पेग एक्सचेंज रेट भी शब्द यूज किया जाता है। हिंदी में इसका एक शब्द है स्थिर विनिमय दर। दूसरा होता है एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं तीर्थी विनिमय दर, मुक्त विनिमय दर, या फिर
तैरती हुई विनिमय दर, आप कुछ भी कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल मतलब लोचशील विनिमय दर भी कहते हैं, तीरती विनिमय दर भी कहते हैं, मुक्त विनिमय दर भी कहते हैं, फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब जो ये फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है ये दो प्रकार का होता है, एक को हम कहते हैं फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मुक्त तीरती विनिमय दर, या फिर दूसरा बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट, प्रबंधित तीरती विनिमय दर। बहुत ध्यान से समझिएगा, जो हमारा फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है ये फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट हो सकता है या फिर मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट होता है। आइए इनका मतलब पहले मैं समझा दूं इन सबका, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि रूपी अप्रिसिएशन और रूपी डिप्रिसिएशन क्या होता है, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एक एक्सचेंज रेट हो सकता है फिक्स्ड, जैसे मान लीजिए कि ये हुआ कि $1 बराबर 50 रुपए होंगे। भारत ने, यूएस ने और आईएमएफ ने मिलकर ये डिसाइड कर दिया, तीन लोगों ने मिलकर, इंडिया, आईएमएफ और यूएस से, तीन लोग ने, कि $1 बराबर 50 रुपए होंगे। अब इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने करेंसी को डॉलर के रूप में पेग कर दिया। इसी को हम दोस्तों कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट या फिर पेग एक्सचेंज रेट। जब हम अपनी करेंसी को इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी से बांध देते हैं और इसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं होती है, तो इसको हम कहते हैं पेग या फिर स्थिर विनिमय दर। इसमें करेंसियां जो है एक दूसरे से बिल्कुल बंधी हुई हैं, इसमें किसी तरह का उतार चढ़ाव नहीं होगा। $1 बराबर 50 से 40 भी नहीं होगा और $1 बराबर 60 भी नहीं होगा। इसको हम कह रहे हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इसमें मार्केट का कोई रोल नहीं है। एक तरीके से जैसे मान लीजिए कि मोदी जी आज डिक्लेयर कर दे रात में 8 बजे आके कि मटर जो है 20 रुपया केजी होगा, टमाटर भी 20 रुपया केजी होगा, या फिर प्याज भी 20 रुपया केजी होगा। आप प्याज को ले लीजिए, प्याज के प्राइसेस में बहुत फ्लक्चुएशन होता है, बट मोदी जी आज रात में 8 बजे आए और डिक्लेयर कर दिए भाइयों और बहनों कल से प्याज 20 रुपये केजी होगा, तो मार्केट का इसमें कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट ने डिसीजन कर लिया। इसी तरह यूएस से इंडिया और आईएमएफ ने डिसाइड कर लिया कि $1 बराबर 50 रुपये होगा। इसमें किसी तरह के परिवर्तन मार्केट नहीं ला सकती है। इसी को हम कहते हैं पेग या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब दूसरा समझिए फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। जब हम ये बोलें कि $1 बराबर 50 रुपए, लेकिन अगर मार्केट फोर्स काम करे तो $1 बराबर 60 रुपए भी हो सकता है, और $1 बराबर 75 रुपए भी हो सकता है, और $1 बराबर 40 रुपए भी हो सकता है। ये अकॉर्डिंग टू मार्केट के जो फोर्सेज है, डिमांड और सप्लाई, अगर वो डॉलर की डिमांड बढ़ा देती है तो डॉलर महंगा हो जाता है, डॉलर की डिमांड कम कर देती है डॉलर सस्ता हो जाता है। तो अगर हम ये प्रणाली अपना दें कि डॉलर और रुपए के बीच का जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट के द्वारा डिसाइड है, गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, तो इसी को हम कहते हैं फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसको हम, तो आप लोग पेपर में जैसे रोज देखते हैं कि एक्सचेंज रेट घट रहा है, बढ़ रहा है, मोदी जी के समय में एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया और रुपया काफी कमजोर हो गया, डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, अंतरराष्ट्रीय करेंसी का मूल्य बढ़ता जा रहा है, डॉलर महंगा होता, आपने पढ़ा, बहुत पढ़ा। तो इसका मतलब है कि भारत में जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लेक्सिबल या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। इसमें जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट के द्वारा डिसाइड है और ये चेंज होता रह रहा है, घटता रह रहा है, बढ़ता रह रहा है। इसी को हम कहेंगे फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग, मतलब तैर रहा है, जिधर मार्केट फोर्सेज है उधर की तरफ चला जा रहा है। लेकिन ये दो तरह की हो सकती है, फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट, मुक्त तीर्थी विनिमय दर, और दूसरा मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट। देखिए फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट अच्छे से समझिए। जब मार्केट डॉलर की प्राइस डिटरमाइन करे और गवर्नमेंट का किसी तरह का इंटरवेंशन ना हो, $1 बराबर 40 हो जाए, 80 हो जाए, $1 बराबर 100 रुपए हो जाए या 200 रुपए, गवर्नमेंट कोई इंटरवेंशन ना करे, आरबीआई कोई इंटरवेंशन ना करे, तो इसी को हम कहते हैं फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट। मतलब मार्केट के ऊपर छोड़ दिया गया है, अब आप भाड़ में जाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं। लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जो इस सिस्टम को नहीं बल्कि इस सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है, जिसमें भारत भी है। भारत में मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट है, यूएस में भी देखिएगा मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट है, ब्रिटेन में भी मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट है। बहुत अच्छी इकोनॉमी में आप देखेंगे मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट है, मतलब प्रबंधित तीर्थी। अब ये मैनेज क्या है? मैनेज का मतलब रहता है अपने गार्जियन, हमारे गार्जियन क्या होते हैं? आप देखते हैं कि गर्ल्स है, पूरा का पूरा जो है उनको फ्रीडम दिया गया कि आप कॉलेज जाइए, यूनिवर्सिटी जाइए, खूब पढ़िए, खूब लिखिए, घूमिए, पानी बतासा खाइए, समोसे खाइए, चाउमीन खाइए, सब कुछ पूरा फ्री है। लेकिन घड़ी के टाइम से अगर 4 बजे घर नहीं आती हैं तो मम्मी पापा एकदम परेशान हो जाते हैं, आते ही क्लास शुरू हो जाती है। मतलब फ्री तो छोड़ा गया है लेकिन रेगुलेशन बना हुआ है, कंट्रोल बना होता है, पानी सर के ऊपर न जाए। अगर आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं
और ऊपर डबल एक्स लगाए हुए हैं, एक्स एक्स से चैट हो रही है या फिर जेड से चैट हो रही है या फिर ए से चैट हो रही है, तो मम्मी एकदम सजग हो जाती है कि ये कौन है, क्या इससे चैटिंग हो रही है। इसी तरह देखिए मैनेज फ्लोट का मतलब ये हुआ कि आपको मार्केट के ऊपर छोड़ा तो गया है, मम्मी पापा ने आपको अथॉरिटी तो दी है कि पूरा जो है फ्रीडम है, पूरा पढ़िए लिखिए घूमिए, लेकिन आपको समय समय पे क्लास लगाते रहते हैं, डांटते रहते हैं। ये हमारे गार्जियन का स्वभाव है और यही स्वभाव हमारे सरकार का है और यही स्वभाव हमारे आरबीआई का है एक्सचेंज रेट के परिप्रेक्ष्य में। एक तरीके से फ्री तो है, लेकिन एक लिमिट के बियॉन्ड अगर ये फ्लेक्सिबल होगा तो तुरंत आरबीआई एक्टिवेट हो जाता है और इसको मैनेज करता है। जब आरबीआई देखता है कि डॉलर बहुत स्ट्रांग हो रहा है, रुपए की वैल्यू गिरती जाती है, तो इसका मतलब मार्केट में डॉलर की शॉर्टेज है, तो अपने स्टॉक से डॉलर को सेल करना शुरू कर देता है ताकि डॉलर की प्राइस से जो है कम होने लगे। इसी तरह अगर आपको देखिए रुपया बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने लगे, डॉलर की कीमत गिरते लगे, तो डॉलर को खरीदना शुरू कर देता है कि डॉलर की स्कार्सिटी बना दिया जाए, डॉलर की कमी कर दी जाए मार्केट में। इसका मतलब ये जो एक्सचेंज रेट है उसको एक लिमिट में बनाए रखने का प्रयास आरबीआई करता है। इसी को हम कहते हैं मैनेज फ्लोट। मतलब मार्केट के द्वारा डिसाइड तो है लेकिन पूरी तरीके से नहीं। अगर पानी सर के ऊपर जाएगा तो आरबीआई उसमें हस्तक्षेप करेगा। अगर एक्सचेंज रेट एक लिमिट के बियॉन्ड जाएगा जो हमारे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट को हर्ट करने लगे, हमारे ग्रोथ को हर्ट करने लगे, तो गवर्नमेंट या फिर आरबीआई उसको प्रबंधित करेगी। इसी को हम कहते हैं प्रबंधित विनिमय दर, मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में एक्सचेंज रेट का कौन सा सिस्टम है, तो नो डाउट आप लोग कहिएगा भारत में जो एक्सचेंज रेट का सिस्टम है वो है मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट। मतलब यहां पे जो है एक्सचेंज रेट चेंज तो हो सकता है लेकिन एक लिमिट के बियॉन्ड पे आरबीआई उसको कंट्रोल करने लगता है। तो अब आप लोग समझ गए एक्सचेंज रेट क्या होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, पेग एक्सचेंज रेट क्या होता है, फ्लेक्सिबल में फ्री फ्लोट क्या है और मैनेज फ्लोट क्या है। अब आइए मैं बताऊं रूपी का एप्रिसिएशन और डिप्रेसिएशन क्या होता है, उसको समझिए। ये बहुत ज्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आइए समझते हैं। अब आप समझ गए कि हमारे वहां डॉलर और रुपये के बीच की कीमत या फिर यूरो या फिर पाउंड की और रुपये की कीमत लगातार चेंज होगा अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेज। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए कि $1 बराबर 60 रुपए है, $1 बराबर 60 रुपए है, लेकिन मार्केट फोर्स ने काम किया और $1 बराबर 70 रुपए हो गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इनिशियली कंडीशन ये था, प्रथम कंडीशन ये था, दूसरी कंडीशन ये कर दिया गया मार्केट के द्वारा। कुछ ऐसा हुआ जैसे आप देखते हैं कि डॉलर बहुत महंगा हो गया। पहले हम 60 रुपए में $1 को परचेज करते थे, लेकिन अब हम 70 रुपए में $1 को परचेज कर रहे हैं। इसका मतलब महंगा कौन हुआ, सस्ता क्या हुआ। जब आप दैनिक जागरण पढ़ेंगे तो पहले से दूसरे सिचुएशन के आने को दैनिक जागरण कहता है रुपये का कमजोर होना, रुपया कमजोर हो गया। इसी को दैनिक जागरण लिखिएगा अमर उजाला, रुपया कमजोर हो रहा है, रुपये का कमजोर होना। लेकिन जब रुपया कमजोर होगा तो अपने आप इसको कहा जाएगा डॉलर का मजबूत होना। क्यों मजबूत होना, क्योंकि दोनों रिलेटिव है, एक अगर कमजोर होगा तो दूसरा नो डाउट जो है स्ट्रांग होगा। अगर $1 बराबर 60 रुपए से $1 बराबर 70 रुपए हो गए तो हम पहले 60 रुपए में $1 खरीदते थे, अब 70, मतलब 10 रुपए ज्यादा लगा रहे हैं $1 परचेज करने के। इसी को हम रुपये का कमजोर होना या फिर डॉलर का स्ट्रांग होना कहेंगे। देखिए रुपया और डॉलर सापेक्षिक टर्म है, रिलेटिव, एक मजबूत होगा तो दूसरा कमजोर होगा। जैसे अगर मैं कहता हूं मोदी जी कमजोर होते हैं तो नो डाउट राहुल गांधी कमजोर हो जाते, मजबूत होते हैं मोदी, राहुल गांधी कमजोर हो जाए, राहुल गांधी अगर मजबूत होते हैं तो मोदी जी कमजोर हो जाएंगे। ये सापेक्षिक शब्द है, अगर रुपया कमजोर तो डॉलर मजबूत। अगर ये सिचुएशन हो रहा है तो इसी को इंग्लिश में कहा जाता है रूपी डेप्रेसिएशन। डेप्रेसिएशन हिंदी होता है रुपये का मूल्य ह्रास, और इसको हम कहते हैं डॉलर एप्रेसिएशन। अप्रेसिएशन डॉलर का मूल्य वृद्धि, मूल्य वृद्धि। देखिए जब मार्केट फोर्स के द्वारा रुपया कमजोर हो और डॉलर स्ट्रांग हो तो इसी को हम कहते हैं रूपी डिप्रिसिएट कर रही है, अपना मूल्य खो रही है, और डॉलर अप्रिसिएट हो रहा है, डॉलर का अप्रिसिएशन हो रहा है, इसका मूल्य वृद्धि हो रहा है। तो यह प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि रूपी का अप्रिसिएशन या फिर डॉलर का अप्रिसिएशन, रूपी का डिप्रिसिएशन क्या होगा। तो आप ये समझ गए, अगर ये सिचुएशन हो गई तो इसे रुपये का डिप्रिसिएशन, रुपये का अप्रिसिएशन कहेंगे। आने वाले शब्द में समय में मैं आपको डिवैल्यूएशन की भी बात बताऊंगा
कि जो फिक्स एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट था, आज मैं उसको यहां लिंक नहीं कर रहा हूं। यद्यप बहुत समाचीन होता है कि डिप्रिसिएशन के साथ डिवैल्यूएशन भी पढ़ाया जाए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कवर करूंगा। आज ये कॉन्सेप्ट आपको मैं अच्छे से बताना चाहता हूं। ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि लोगों को नहीं समझ में आता है। यही रुपये का जो है कमजोर होना है और डॉलर का मजबूत होना है, या रुपये डिप्रिसिएशन और डॉलर का एप्रिसिएशन। दूसरा, मान लीजिए कि सब कुछ मार्केट कर रहा है, अगर $1 बराबर 70 रुपये था और $1 बराबर 50 रुपये हो जाए, ऐसा कई बार हुआ है कि पहले हम 70 रुपये में $1 खरीदते थे, अब हम 50 रुपये में ही $1 खरीद रहे हैं। अगर ये सिचुएशन हो मार्केट में, पहला सिचुएशन ये था, दूसरा सिचुएशन ये हो गया, तो इसका मतलब ये है रुपये का मजबूत होना। दैनिक जागरण लिखेगा रुपये का मजबूत होना। और जब मैं कहता हूं रुपये का मजबूत होना, तो अपने आप ही ये हो जाता है डॉलर का कमजोर होना। द हिंदू अगर पढ़ेंगे तो इसको कहेगा रुपये अप्रेसिएशन, अप्रेसिएशन, तो अपने आप ही हो जाएगा डॉलर डिप्रेसिएशन। मतलब रुपये का मूल्य वृद्धि, मूल्य वृद्धि, तो ये अपने आप हो गया डॉलर का मूल्य ह्रास। तो दोस्तों, अगर हम देखें रुपया मजबूत होने लगे, 20 रुपये कम में ही अब डॉलर खरीद रहे हैं, तो इसे रुपये का मजबूत होना या फिर डॉलर का एप्रिसिएशन कहेंगे। इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में बताएंगे, तब इस पे बात करेंगे। बस आप इतना कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हमको किए थे कि एक्सचेंज रेट पढ़ा दो पढ़ा दो पढ़ा दो। फिर देखिए, ये है डॉलर का कमजोर होना, इसी को हम डॉलर का डिप्रिसिएशन या डॉलर का मूल्य ह्रास कहेंगे। इतना कॉन्सेप्ट था, बहुत इजी था, आपने समझ लिया, और इसको जरूर नोट्स करिएगा, नहीं तो बाद में फिर भूल जाइएगा कि हो क्या रहा है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि जो ये एक्सचेंज रेट रहा, जो आपने देखा कि एक्सचेंज रेट फिक्स भी है, फ्लेक्सिबल भी है, ये एक इंटरनेशनल रिजिम में आइए, इसको देखते हैं कि कैसा रहा। अगर आप 1879 से 1934, 1879 से लेके 1934 का समय काल देखें दुनिया में, तो इसको कहा जाता है गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब है कि प्रत्येक देश की करेंसी गोल्ड में संबद्ध थी, प्रत्येक देश की करेंसी लिंक कर दिया गया था गोल्ड से। अगर किसी भी देश के करेंसी को गोल्ड से लिंक कर दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए रुपये को भी कर दिया गया, डॉलर को भी कर दिया गया, यूरो से, तो एक तरीके से ये फिक्स एक्सचेंज रेट हो गया, मतलब परिवर्तन की इसमें संभावना नहीं है। इसको क्लासिकल जो गोल्ड स्टैंडर्ड था 1879 से लेकर 1934 का वर्ष, एक तरीके से फिक्स एक्सचेंज रेट था, क्योंकि दुनिया के सभी देशों की जो करेंसी थी वो डॉलर में गोल्ड में लिंक थी, और सारे देश की करेंसी जब गोल्ड में लिंक थी तो किसी तरह का उसमें परिवर्तन नहीं होता था। तो इसके लिए भी आप एक फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम को आप मान सकते हैं, इसको फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम ही कहते हैं। 1935 से लेकर 1944 ये है फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का टाइम। अगर आप ये देखेंगे तो एक इंटरनेशनल क्योस की स्थिति है, एक अंतरराष्ट्रीय अशांति का एक समय रहा है। इसमें एक्सचेंज रेट किसी तरह का निर्धारित नहीं था नियमों को, सर बहुत ही ज्यादा चेंज हुआ और इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया कि एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए, स्टेबल करने के लिए इतना ज्यादा अनस्टेबलाइज हो गया कि 1944 में ब्रेटन वुड एग्रीमेंट हुआ। आपने सुना होगा ब्रेटन वुड एग्रीमेंट, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट, जिसके बारे में बहुत विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। और ब्रेटन वुड एग्रीमेंट 1944 में हुआ, तो 44 राष्ट्रों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए, 44 राष्ट्रों के प्रतिनिधि, और इसी प्रतिनिधि मंडल ने IMF और वर्ल्ड बैंक, जिसे ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है, को स्टेब्लिश किया। और साथ ही साथ एक जो बड़ा काम किया गया एक्सचेंज रेट के लिए, क्योंकि इसमें मैंने कहा कि पूरा एक एक्सचेंज रेट की अनस्टेबिलिटी थी। 1944 से अगर आप देखेंगे एक तरीके से फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम लाया गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम। और ये जो फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम थी, ये जो है 1972 तक चली, जब तक कि ब्रेटन वुड एग्रीमेंट कोलैप्स नहीं कर गया। इसमें क्या था, जो फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम जो प्योरली था 1944 से 1971 तक का, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इसमें हुआ ये था ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के तहत, जो 1944 में हुआ, यूएसए के न्यू हैम्पशायर में हुआ था, और 44 राष्ट्रों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे। इसमें क्या हुआ था, आइए मैं इस पे बात कर रहा हूं कि 1944 से 1971 के बीच क्या था मामला। यूएस ने अपने डॉलर को गोल्ड में लिंक कर दिया,
फिक्स कर दिया। जैसे क्या किया गया, कहा गया कि $35 इक्वल टू 1 ऑन्स ऑफ गोल्ड। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये लोगों को समझ में नहीं आता है। देखिए ऑन्स जो है ये गोल्ड को मेजर करने की इकाई है, जैसे रत्ती है, तोला है, उसी तरह ऑन्स है, 1 ऑन्स ऑफ गोल्ड। अगर कोई $35 देगा तो यूएस गवर्नमेंट 1 ऑन्स गोल्ड दे देगी। मतलब डॉलर को गोल्ड से लिंक कर दिया गया। इसका मतलब $1 की जो कीमत थी वो 135 ऑन्स ऑफ गोल्ड थी। ये इस पे फिक्स कर दिया गया, ये एक तरह से फिक्स था। और दुनिया की जो करेंसी थी, दुनिया की करेंसी को दोस्तों फिक्स कर दिया गया डॉलर के साथ। डॉलर के साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की करेंसी फिक्स कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। इसका मतलब यूएस डॉलर को गोल्ड में और दुनिया के करेंसी को यूएस डॉलर में। इसको कहा गया फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसका मतलब अगर करेंसी के एक्सचेंज रेट को बदलना है तो इसमें आईएमएफ की और यूएसए की और उस देश को जिस देश से लिंक है, 3 देश अगर चाहे तो इसमें परिवर्तन कर सकते थे। बाकी बिना इनके परमिशन के आप अपने एक्सचेंज रेट को नहीं बदल सकते थे। इसीलिए इसको कहा गया फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। लेकिन जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है इसमें कई तरह की प्रॉब्लम आई। इसीलिए 1972 में आप देखते हैं ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट जब क्लैश हो जाता है तो अधिकांश देशों ने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कॉन्सेप्ट को चुन लिया, एक जो है प्रबंधित विनिमय दर को चुन लिया। अब फिक्स एक्सचेंज रेट प्रणाली में क्या दिक्कत आती है, जरा सोचिए। जैसे मैंने कहा कि मोदी जी ने एक डिसीजन ले लिया कि कल रात 8 बजे से प्याज की कीमतें 20 रुपए होंगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो इसको फिक्स एक्सचेंज रेट मान लीजिए, क्योंकि अब मार्केट इस पे काम नहीं करेगा, जैसे कि एक्सचेंज रेट में बता रहा हूं। तो होगा क्या, आजकल देखिए प्याज बहुत आएगा, जाड़े का दिन है, बहुत प्याज मार्केट में आएगा और एक्चुअल में जो प्याज की कीमत हो जाएगी 10 रुपए। क्यों मार्केट कर देगा 10 रुपए? देखिए एडम स्मिथ का मैंने थ्योरी पढ़ाया है आपको, इनविजिबल हैंड। बहुत ज्यादा प्याज आ गया, प्याज रखने का जगह नहीं, सारे गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग भर गए, तो प्याज सस्ता, सब लोग जल्दी जल्दी खा के खत्म करेंगे। लेकिन अगर मोदी जी ने कहा दिया कि 20 रुपया या 30 रुपया बना रहेगा तो डिमांड तो बढ़ेगी नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी तो रेट 20 रुपए। तो इसका मतलब वो सड़ेगा, फिर लोग खाएंगे नहीं, आपके पास स्टोरेज नहीं है। और दूसरे, जब शार्टेज होगी तो भी मोदी जी को 20 रुपए केजी प्याज देना पड़ेगा, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंपोर्ट करेंगे। ऐसे ही था फिक्स एक्सचेंज रेट रेजिम। जब आपके पास फॉरेन करेंसीज ज्यादा हो जाती थी तो प्रॉब्लम, और कम हो जाती थी तो प्रॉब्लम। इसलिए बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आया। 1972 में आप देखते हैं कि टूट जाता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अधिकांश देशों ने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को ऐसे ही अडॉप्ट कर लिया, जैसे हम वस्तुओं की कीमतों को मार्केट पे छोड़ देते हैं और मार्केट डिसाइड करता है अपने पावर के द्वारा, पावर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा, कि कीमतें क्या होंगी। ऐसे ही एक्सचेंज रेट मार्केट के द्वारा डिसाइड होता है कि फॉरेन एक्सचेंज की कीमत क्या है। डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, डॉलर महंगा हो जाएगा, डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी, डॉलर सस्ता हो जाएगा। इट मार्केट फोर्सेज नॉट डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट। तो आपको मैं बताऊं, जो एक्सचेंज रेट होता है वो प्रत्येक दिन आप पेपर में पढ़ते हैं बदलता रहता है। यहां तक कहूं मैं प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, क्योंकि प्रत्येक क्षण डॉलर की डिमांड और डॉलर की सप्लाई बदलती रहती है। और डॉलर की डिमांड और डॉलर की सप्लाई बदलने की वजह से प्रत्येक क्षण, अगर आप नेट पे चेक करिए इस समय डॉलर और रुपए की कीमत, और फिर 10 मिनट 1 घंटे बाद चेक करिएगा, तो आप देखिएगा कुछ बदलाव आ जाएगा। एवरी पॉइंट ऑफ टाइम एक्सचेंज रेट विल बी चेंज। प्रत्येक समय अवधि में, प्रत्येक क्षण में एक्सचेंज रेट बदलेगा और ये डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द डिमांड्स ऑफ फॉरेन करेंसी, व्हाट इज द सप्लाई ऑफ। तो डॉलर की या फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कैसे होती है, सप्लाई कैसे होती है, बहुत ज्यादा रेशनल और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसको मैं बाद में कराऊंगा। आप लोगों के बहुत ज्यादा डिमांड पे मैंने फॉरेन एक्सचेंज के इस टॉपिक को कवर किया है। तो दोस्तों यहां पे जो रहा, आपको मैंने कहा कि 1979 से 34 तक गोल्ड स्टैंडर्ड था, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की करेंसी को गोल्ड से लिंक किया गया था। 1935 से 44 में कोई निश्चित विनिमय दर था ही नहीं, एक इंटरनेशनल कियोस्क की स्थिति थी। 1944 से 71 तक फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम था, जिसमें हम लोगों ने डॉलर को गोल्ड से लिंक किया और गोल्ड से डॉलर से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की करेंसी को लिंक कर दिया। आफ्टर 1972 फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। लेकिन अभी भी कुछ देश की करेंसी फ्लेक्सिबल नहीं है, जैसे चाइना की करेंसी आप देखिए अभी भी पेग है, अभी भी फिक्स्ड है। इसीलिए वो देखिए बार बार डिवैल्यूएशन करता है और डिवैल्यूएशन करके अमेरिका को और अन्य देशों को परेशान करता है। अब उसका रीजन क्या है, डिवैल्यूएशन से क्यों उसको फायदा होता है, इसके ऊपर पूरा एक वीडियो में बनाऊंगा कि डिवैल्यूएशन क्या है, डिप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन में अंतर क्या होता है। तो एक अलग से हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। जब मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट कराऊंगा आपको, तब मैं बताऊंगा कि व्हाट इज डिवैल्यूएशन, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डिवैल्यूएशन एंड डिप्रिसिएशन, व्हाट इज रिवैल्यूएशन, व्हाट इज अप्रिसिएशन, व्हाट इज
इंपैक्ट ऑफ डिवेल्युएशन, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ डिप्रिसिएशन, जे कर्व इफेक्ट क्या होता है, मार्शल लर्नर कंडीशन क्या होती है, तमाम चीजों के ऊपर हम लोग डालेंगे नजर। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण होता है टाइम। और मेरे पिताजी जो अब नहीं है, बहुत मार्गदर्शन करते थे मेरा। वो कहते थे कि देखिए, समय बहुत बलवान होता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में काम जरूर करता है, महत्वपूर्ण यह होता है कि वो काम करता कब है। देखिए, जो आप काम कर रहे हैं, एक पुनीत वर्क कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी 8-10 साल के बाद पढ़ेंगे, उसका कोई रिटर्न्स नहीं मिलेगा, कितना भी पढ़िएगा सब पढ़िएगा नहीं मिलेगा। मैं ऑफिस जाता हूं, मेरे वहां शिव प्रकाश सबसे ज्यादा काम करता है, प्यून है, लेकिन उसको कोई बेनिफिट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे है बेचारा, 10,000 रुपए मिलते हैं, मर जाए ऑफिस में काम करते करते तभी 10,000 मिलेगा। समय पे काम करना महत्वपूर्ण है। शिव प्रकाश कब काम नहीं किया? जब उसको करना चाहिए था। ये समय है गोल्डन, इस पे काम करिए। 10 साल बीत जाएगा, शादी हो जाएगी, 2 बच्चे, काम तो करोगे, जाओगे कहां? समय का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। समय जो चाहेगा वो आपसे करेगा। पापा मेरा कहा करते थे कि समय महत्वपूर्ण है। अंडे से बच्चा निकलता है और पूरे आसमान में विचरण करता है। अंडे को टूट जाना पड़ता है, बिखर जाना पड़ता है, अपने आप को तोड़ देना पड़ता है। आप टूटिएगा नहीं, बिखरिएगा नहीं, मेहनत नहीं करिएगा तो आप आईएएस बन जाइएगा, पीसीएस बन जाइएगा और पूरा आसमान का मजा लीजिएगा, नहीं, नहीं होगा। अपने आप को तोड़ना पड़ेगा। जब टूटिएगा, एक नई पर्सनालिटी उभर के सामने आएगी और ऐसी पर्सनालिटी उभर के सामने आएगी जिसे दुनिया देखेगा कि क्या है। ऐसे नहीं टूटेगी। अंडे को टूटना पड़ता है, अपने आप के अस्तित्व को मिटाना पड़ता है, एक नए अस्तित्व को उभारने के लिए, एक नए पर्सनालिटी में आने के लिए। देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, अपने पुरुषत्व को, अपने सामर्थ्य को समझिए, समय का रिस्पेक्ट करिए। तब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तब मेहनत करके क्या करिएगा जब समय ही नहीं रहेगा। तब मेहनत करके क्या करिएगा जब आईएएस के अटेम्प्ट नहीं रहेंगे, पीसीएस के अटेम्प्ट ही खत्म हो जाएंगे। अभी समय है, अपनी क्षमताओं का, अपने बल का पूरा उपयोग करो। दिखा दो कि तुम्हारे में जो क्षमता है उसको मैं यूटिलाइज करता हूं। क्षमता है, यूटिलाइज नहीं करना दुनिया का सबसे बड़ा निकृष्ट काम है। क्षमा नहीं करेगा समाज, क्षमा नहीं करेगा समय, क्षमा नहीं करेंगे आप अपने आप को अगर आप ऐसे ही समय को जाने दिए। समय पे काम करिए, समय के महत्व को समझिए, कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए, कुछ करके दिखाइए, कुछ बन के दिखाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।